दिल्ली के डीएम साहब अपने गांव जाते हैं छठ पूजा मनाने के लिए और अपने घर से मार्केट जाते हैं किसी सामान को खरीदने के लिए। उनको कुछ फल भी खरीदना था तो वो एक फलों की रेहड़ी पर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर पुलिस वाले उस फल वाले से अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। अब यह सब देखकर डीएम साहब उसका विरोध करने लगते हैं तो पुलिस वाले उनसे कहने लगते हैं कि तुम सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, पीछे हट जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। इस पर डीएम साहब कहते हैं, ऐसे कैसे जेल में बंद कर दोगे? यह तुम्हारा सरकारी काम नहीं है। पुलिस वाले गुस्सा हो जाते हैं और डीएम साहब, जो सादा लिबास में ही थे, उन्हें जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और थाने लेकर जाने लगते हैं। दोस्तों, कौन थे वो डीएम साहब और आगे इस कहानी में क्या होता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पटना के एक गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम अतुल है। अतुल के घर में उसके माता पिता हैं और उसके ताऊ चाचा भी हैं। पूरे परिवार वाले अच्छी तरह से मिलजुल कर रहते हैं और अतुल के पिता खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अतुल अभी स्कूल में पढ़ रहा है। वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। अक्सर उसके टीचर कहा करते हैं कि बेटा, तू पढ़ लिख कर जरूर कोई बड़ा अफसर बनेगा। इस बात को सुनकर अतुल के दिमाग में भी यह बातें आ जाती हैं कि बड़ा होकर उसे कोई बड़ा अफसर बनना है ताकि उनकी जिंदगी अच्छी तरह से गुजर सके और उसके टीचर की कही बातें साकार हो सकें। धीरे धीरे समय बीत गया और अतुल अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर लेता है। अब तक उसे यूपीएससी के बारे में भी जानकारी हो गई थी। अक्सर वो अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी में हाथ बंटाया करता था। तो एक दिन खेतों में काम करते समय अतुल अपने पिता से पढ़ाई के बारे में बातें करने लगता है। वह कहता है, पिताजी, मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है तो अब मैं यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करना चाहता हूं। उसके पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो वो कहते हैं, बेटा, ये कौन सा टेस्ट होता है? इसके लिए तुझे क्या करना होगा? तो वो बताता है, पिताजी, इसकी पढ़ाई के लिए मुझे बाहर जाना होगा और कोचिंग करके पढ़ाई करनी होगी। अगर एक बार ये टेस्ट क्लियर हो गया तो पूरे गांव में, क्या जिले में, आपका नाम रोशन हो जाएगा। इस बात को सुनकर पिता उसे आगे भी पढ़ाई करने की इजाजत दे देते हैं। कहते हैं, बेटा, अच्छी बात है, तो बाहर जाकर इस पढ़ाई को कर ले। क्योंकि अतुल का परिवार मिडिल क्लास फैमिली से था और उन लोगों के लिए यह सब चीजें बड़ी मायने रखती थीं। अब अतुल अपने पिता का आशीर्वाद लेकर कोचिंग करने के लिए चला जाता है। वह दिल्ली आ गया था और यहीं कोचिंग करने लगता है। धीरे धीरे समय बीता और अतुल का कोचिंग करते हुए 2 साल बीत गए थे। 2 साल में उसने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर नहीं किया था। तो इसी वजह से अतुल के पिता अतुल के पास फोन करते हैं और कहते हैं, बेटा, तू इस चीज को छोड़ दे। हम गरीब लोग हैं और यह ज्यादा हमारे बस की बात नहीं है। अब वापस आ जाओ और अपने घर का कामकाज संभाल लो। लेकिन अतुल अपने पिता से पूछता है, पिताजी, आखिर क्या बात है जो आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? क्योंकि जब अतुल वहां से आया था तो उसने अपने पिता को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया था। उसके पिता ने भी बड़े ही जज्बे के साथ उसे कोचिंग करने के लिए भेजा था। तो उसके पिता कहते हैं, बेटा, अब मैं बुजुर्ग हो चला हूं, अब मेरे बस का काम करना नहीं है और घर का बड़ा बेटा होने के नाते अब तेरा फर्ज बनता है कि अपने परिवार की बागडोर को संभाल ले। लेकिन तू तो अभी कोचिंग कर रहा है और तेरी कोचिंग में ढेर सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर इससे आगे तू कोचिंग करना चाहता है तो मैं तुझे आर्थिक मदद नहीं दे सकता। अब इस बात को सुनकर अतुल थोड़ी देर तक सोच विचार करता है। इसके बाद अपने पिता से कहने लगता है, पिताजी, अब मैं अपने लक्ष्य के बहुत ज्यादा करीब हूं, तो आप फिलहाल मुझे मत रोको, मुझे पढ़ने दो ताकि हमारे परिवार का नाम रोशन हो जाए। इसके बाद अतुल के पिता कहते हैं, बेटा, वो बात तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं भेज सकता। इसके बाद अतुल कहता है, ठीक है पिताजी, आपसे जितना बन पाए उतने पैसे भेज देना। मैं यहीं से पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा और अपने इस टेस्ट को क्लियर कर लूंगा। उसके पिता इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तू ऐसा चाहता है, इधर जो हमसे बन पाएगा हम तुम्हारे लिए भेज देंगे। इसके बाद अतुल वहां पर इधर उधर काम ढूंढने लगता है।
तभी एक लाइब्रेरी के बाहर उसे एक पर्चा लगा हुआ दिखाई देता है, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति इस लाइब्रेरी को संभाल सकता है तो अच्छी खासी तनख्वाह उसे मिल जाएगी और साथ में उसे रहने के लिए यहां पर कमरा भी मिल जाएगा। तो अतुल उस लाइब्रेरी में पहुंचता है और वहां के मालिक से बातें करने लगता है। मालिक उसे बताता है, भाई, मुझे लाइब्रेरी को संभालने के लिए 24 घंटे के लिए वर्कर चाहिए। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम नौकरी में लग जाओ। अब लाइब्रेरी एक ऐसी जगह थी जहां पर अतुल को पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाएगा और बाकी ज्यादा कुछ काम वहां पर करना नहीं रहता। एक तरह से उसकी रखवाली करनी थी। तो इस काम के लिए अतुल मान जाता है और वहां पर नौकरी करने लगता है। वहां पर रहकर अपनी पढ़ाई को भी करता और साथ में लाइब्रेरी की देखभाल भी करता। कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे जाते हैं, कौन कब आता है, कब जाता है, इन सब का हिसाब भी वो रखा करता। और इसी तरह से कुछ समय और भी गुजरता है। अब लगभग 2 साल उसे इस लाइब्रेरी में काम करते हुए हो गए थे। इसी दौरान उसका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों हो जाते हैं। टेस्ट क्लियर होने के बाद वह एसडीएम बन गया था। एसडीएम बनते ही उसकी खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं रहता। तो वह अपने माता पिता को सबसे पहले इस खुशी के बारे में बताता है और कहता है, बाबूजी, मैं एसडीएम बन गया हूं। ये बात सुनकर वो लोग बड़े ही खुश होते हैं और पूरे गांव में बताते हैं कि हमारा बेटा एसडीएम बन गया है। वो एक बड़ा अधिकारी है। गांव के लोग भी इस बात की खुशी मनाते हैं कि उनके गांव का एक लड़का एसडीएम बन गया है। इसके बाद अतुल एसडीएम के पद पर गाजियाबाद में नौकरी करता है। वहां पर 2 साल लगातार काम करने के बाद उसका प्रमोशन हो जाता है और वह एक डीएम बन जाता है। डीएम बनने के बाद उसे सरकारी आवास मिल गया था। एक सरकारी गाड़ी मिल गई थी और साथ में एक गार्ड भी मिल गया था। तो इसके बाद अतुल अपने माता पिता के पास फोन करता है और फिर से एक बार इस खुशी के बारे में बता देता है और कहता है, मैं डीएम बन गया हूं। अब आपको वहां पर नहीं रहना होगा, आप यहां पर मेरे साथ आकर रहो। अतुल के माता पिता इस बात से बड़े खुश हैं कि हमारा बेटा एक बड़ा अधिकारी बन गया है और अब हमें अपने पास रहने के लिए बुला रहा है। इधर डीएम साहब के पिता अपने खास मित्र के पास जाते हैं जो कि टीचर थे और उन्हें इस खुशी के बारे में बताते हैं। इस बात को सुनकर अतुल के पिता के दोस्त कहते हैं, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने साथ ले जा रहा है, लेकिन वहां जाकर अपने गांव को मत भूल जाना, कभी कभार यहां पर भी आ जाया करना। तो अतुल का पिता उन्हें आश्वासन दिलाते हैं, कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह हमारा गांव है, यहां हमारा जन्म हुआ है, तो हम इस जन्मभूमि को कैसे भूल सकते हैं। इसके बाद वो अपने घर जाते हैं। फिर डीएम साहब उनको लेने के लिए वहां पर आ गए थे और अपने माता पिता के साथ पूरे परिवार को अपने साथ लेकर दिल्ली चले जाते हैं और सरकारी आवास में उन्हें रखने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और अतुल के माता पिता को आए हुए 7 महीने बीत गए थे। अब दिवाली आती है तो अतुल अपने माता पिता के साथ वहीं मनाता है, लेकिन अतुल के पिता के दिमाग में वो बात चल रही थी जो उनके दोस्त ने उनसे कही थी कि अपने गांव को मत भूल जाना। वहां पर वो दिवाली मनाते हैं, लेकिन अपने गांव की याद उन्हें बार बार आती है। इसके कुछ दिनों बाद छठ पूजन का समय आता है और उसी दौरान अतुल के पिता का दोस्त उनके पास फोन करता है। वह फोन पर पहले तो हालचाल पूछता है, फिर कहता है, अरे यार, यह तो बता, तू छठ पूजन पर भी नहीं आएगा क्या? दिवाली पर तो मैंने तेरी बहुत राह देखी थी, लेकिन तू दिवाली पर भी नहीं आया। ऐसा मत कर देना कि छठ पूजन में भी ना आ सके। छठ पूजन हम लोगों के साथ ही मनाएंगे। अब अतुल का पिता इस बात को अतुल को बताता है और अतुल घर जाने के लिए मान जाता है। अतुल अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है और ट्रेन का रिजर्वेशन करवाकर अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव पहुंच जाता है। वहां पर गांव के लोगों के साथ त्योहार को मनाने की तैयारी करने लगते हैं और धीरे धीरे 2-3 दिन और भी गुजर जाते हैं। अब अगले ही दिन छठ पूजन था और छठ पूजन के लिए उसके पिता बाजार से कुछ फल लाने के लिए कहने लगते हैं। तो अतुल अपने पिता से कहता है, ठीक है पिताजी, बाजार से फल मैं ले आऊंगा। लेकिन अतुल के पिता कहते हैं, अरे नहीं बेटा, तुम क्या करोगे? परिवार में और भी लोग हैं, वो चले जाएंगे, तुम वहां पर क्या करोगे? तुम तो यहीं पर आराम से रहो। लेकिन अतुल अपने पिता से जिद करता है और अपने एक भतीजे को अपने साथ लेकर मार्केट चला जाता है।
अब उसने साधारण से कपड़े पहन रखे थे, पैरों में चप्पल थी और वह एक ग्रामीण व्यक्ति की तरह दिखाई दे रहा था। वहां पर जाने के बाद वह बाजार को देखता है और चारों तरफ देखने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ जाती है। ऐसे ही घूमते हुए वह फल की रेहड़ी पर जाता है और वहां पर फल का मोल भाव करने लगता है। वह मोल भाव कर ही रहा था, लेकिन तभी वहां पर दो पुलिस वाले आते हैं और उस रेहड़ी वाले से अवैध तरीके से वसूली करने लगते हैं। अब वह रेहड़ी वाला उनसे कहने लगता है, साहब, शाम को आना, अभी तो धंधा कम हुआ है, मैं अभी आपको पैसे नहीं दे सकता। यह मामला अतुल भी देख लेता है और उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि यह रेहड़ी वाले से किस तरह से वसूली कर रहे हैं। इसके बाद वे पुलिस वाले रेहड़ी वाले को धमकाने लगते हैं। कहते हैं, तुमने यहां पर रेहड़ी क्यों लगा रखी है? यहां पर लगाना लीगल नहीं है, तुम यहां पर रेहड़ी नहीं लगा सकते। यानी कि उन्हें हफ्ता नहीं मिला था, तो इसी वजह से वे फल वाले को दुखी कर रहे थे और इस बात को देखकर अतुल से रहा नहीं जाता। वह उनसे कहने लगता है, साहब, आप कौन होते हैं इन लोगों को यहां पर जगह दिखाने वाले कि कौन कहां फल की रेहड़ी लगाएगा? यह काम तो नगर पालिका का है, आप यह सब कुछ नहीं कर सकते। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले पहले अतुल की तरफ देखते हैं, उसके बाद उन्हें गुस्सा आ जाता है। वे सोचते हैं कि एक साधारण सा व्यक्ति हमसे इस तरह से बात क्यों कर सकता है, तो उससे कहने लगते हैं, अरे चंचल, अपना काम देख, यहां पर तेरा कोई काम नहीं है। अगर ज्यादा बकवास की तो तुम्हें पुलिस थाने में बंद करा दूंगा। अब इसके बाद अतुल कहता है, साहब, ऐसे कैसे बंद कर दोगे? मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने तो आपको सही बात बताई है और कानून के दायरे में रहकर काम करना सिखा रहा हूं, लेकिन आप उस बात को मान ही नहीं रहे। यह बात सुनकर पुलिस वाले और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और अतुल से कहने लगते हैं, लगता है तुझे कायदा कानून कुछ ज्यादा ही पता है, तुझे बढ़िया वाला कायदा कानून पढ़ाना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर जो अतुल का भतीजा होता है वह एकदम से बोलने ही वाला था, लेकिन तभी अतुल उसे हाथ से इशारा करता है और कहता है, तू बीच में बिल्कुल मत बोलो, जो कुछ करना है मैं ही करूंगा। इसके बाद वह कहता है, कायदा कानून की कौन सी बात है, यह तो नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर किसी जगह पर कोई अवैध तरीके से कुछ कर रहा है तो उसके लिए नगर पालिका होती है। आपका काम होता है लोगों को सुरक्षा देना, न कि यह जो आप कर रहे हो। अब इसके बाद पुलिस वाले और भी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। फिर डीएम साहब और उनके भतीजे को कंधे से पकड़कर गाड़ी की तरफ खींचने लगते हैं। आप जैसे ही डीएम साहब देखते हैं कि वह उन्हें गाड़ी की तरफ खींच रहे हैं, तो वो उन पुलिस वालों से कहने लगते हैं, साहब, मैंने क्या किया है जो आप मुझे गाड़ी में बैठा रहे हो? तो उसके बाद वो कहते हैं, नहीं नहीं, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही थी। तुम एक सरकारी काम को करने में हमें रोक रहे हो, तो इसी वजह से अब तुम्हें हवालात में रहना पड़ेगा और वहीं पर जाकर तो मैं पूरा कानून कायदा सिखाऊंगा। इसके बाद डीएम साहब अपने भतीजे के साथ उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और पुलिस वाले उन्हें बैठाकर सीधा थाने ले जाते हैं। आप थाने ले जाने के बाद वहां उनसे दरोगा पूछते हैं, हाँ भाई, कौन है और किस वजह से तुम इसको लाए हो? तो पुलिस वाला कहता है, साहब, ये वसूली करने से हमें रोक रहे थे, तो इसी वजह से हम लोग इन्हें यहां पर ले आए हैं। इसके बाद दरोगा साहब उनको अंदर बंद करने के लिए कह देते हैं। डीएम साहब और उनके भतीजे को लॉकअप के अंदर बंद कर दिया जाता है, लेकिन लॉकअप के अंदर बंद करने से पहले जो पुलिस वाले थे उनकी तलाशी लेना भूल गए थे और डीएम साहब के पास अपना फोन था। तो एक कोने में जाकर डीएम साहब अपना फोन निकालते हैं और पटना के डीएम साहब के पास फोन मिला देते हैं। उन्हें पूरी कहानी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि फौरन इस थाने में आ जाओ और आकर देखो कि तुम्हारे पुलिस वाले आम जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। इसके बाद पटना के डीएम साहब वहां के एसएपी साहब के पास फोन करते हैं और फौरन से एसएपी साहब को अपने पास बुलाते हैं और वहां से दोनों जन सीधे उस थाने में पहुंच जाते हैं। अब थाने में जैसे ही एक साथ डीएम साहब और एसएपी साहब की गाड़ी आती है तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और फौरन से खड़े हो जाते हैं। अब एसएपी साहब और डीएम साहब जैसे ही थाने के अंदर घुसते हैं तो एसएपी साहब दरोगा से पूछने लगते हैं कि किस तरह से काम चल रहा है। तो दरोगा साहब कहते हैं, साहब, अच्छी तरह से चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एसपी साहब कहते हैं, देख लो, त्योहार के टाइम में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो दरोगा साहब हंसते हुए कहते हैं, साहब,
ऐसा नहीं हो सकता। हमारे होते ही ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़े। इसके बाद एएसपी साहब लॉकअप की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, लॉकअप में किसको बंद करके रखा है? तो दरोगा साहब कहते हैं, साहब ये कानूनी काम को नहीं करने दे रहे थे, तो इसी वजह से हमने इसे लॉकअप के अंदर बंद कर दिया। 2 दिन लॉकअप में रहेगा तो इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी और उसके बाद यह कभी भी कानूनी कार्रवाई को करते हुए नहीं रोकेगा। अब इस बात को सुनकर जो अतुल डीएम साहब थे वो लॉकअप के अंदर से ही मुस्कुराने लगते हैं और फिर एएसपी साहब एक जोरदार चांटा अपने दरोगा को लगा देते हैं। जैसे ही दरोगा साहब को चांटा लगता है तो वह एकदम से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। तो वो कहने लगते हैं, साहब आपने मुझे चांटा क्यों मारा है? तो इसके बाद डीएम साहब बोलते हैं, तुम्हें पता भी है कि तुमने किसको अंदर किया है? ये दिल्ली के डीएम साहब हैं और इन्होंने मुझे अंदर से ही फोन किया है। तुम लोगों की अवैध वसूली के किस्से अब दिल्ली तक भी हो जाएंगे और सभी लोगों को पता चलेगा कि यहां के जो पुलिस वाले हैं वो आम जनता के साथ किस तरह का व्यवहार किया करते हैं। इसके बाद वो फौरन से उन्हें बाहर निकालने के लिए कहते हैं। एक पुलिस वाला जाता है, लॉकअप को खोलता है और डीएम साहब को बाहर निकालता है। डीएम साहब लॉकअप से बाहर आ जाते हैं और जो वहां के डीएम साहब थे उनसे हाथ मिलाते हैं और उनसे कुछ बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में पटना के डीएम साहब दिल्ली के डीएम साहब अतुल से कहते हैं, ये बताइए, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी थी तो आप पहले भी फोन कर सकते थे। तो वो कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देखना चाहता था कि इस अवैध वसूली में कौन कौन लोग मिले हुए हैं। यहां पर आकर देखा तो आपका पूरा थाना इस अवैध वसूली में शामिल है। इस बात को सुनने के बाद पटना के डीएम साहब एसपी साहब की तरफ इशारा करते हैं और उनके एक ही इशारे पर पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड की खबर सुनते ही सभी थाने के पुलिस वाले एकदम से उनसे माफी मांगने लगते हैं और यहां तक कि डीएम साहब अतुल से भी माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं, साहब हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप डीएम हैं। तो उसके बाद डीएम साहब कहने लगते हैं, तुम लोगों को यहां पर पब्लिक की सुरक्षा के लिए रखा गया है और तुम लोग अब एक तरह की वसूली करते हो, इसी वजह से हमारी पुलिस बदनाम है। तुम्हें सरकार तनख्वाह देती है कि लोगों की सुरक्षा करो, लेकिन तुम लोग अपनी जेब भरने के लिए ऐसा काम करते हो। तुम लोगों को नौकरी करने का कोई भी अधिकार नहीं है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसके बाद एएसपी साहब उन दोनों पुलिस वालों को लॉकअप में बंद कर देते हैं जो डीएम साहब को पकड़कर यहां पर लाए थे और अवैध वसूली करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। अब डीएम साहब गांव जाते हैं। वहां से फल खरीदने के बाद उनके पिता उनसे पूछते हैं कि बेटा इतनी देर कैसे हो गई? तो डीएम साहब बैठकर पूरा किस्सा अपने पिता को सुनाते हैं और इस किस्से को वहां पर बैठे हुए उनके परिवार वाले भी सुन रहे थे। और इस बात को सुनने के बाद डीएम साहब के पिता को अपने बेटे पर फख्र महसूस होता है। वह कहते हैं, बेटा अच्छा किया जो तुमने उन पुलिस वालों को पकड़वा दिया। यहां पर ऐसा अक्सर होता रहता है और इन सभी चीजों को इसी तरह से रोका जा सकता है अगर सभी अधिकारी इधर ऐसा ही काम करने लगें। उसके बाद सभी परिवार वाले वहां पर छठ पूजन करते हैं और खुशियों के साथ डीएम साहब अपने परिवार के साथ वापस दिल्ली लौट आते हैं। वहां पर जाकर अपना कार्यभार संभालने लगते हैं और इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी है एक डीएम साहब की जो मार्केट सादा कपड़ों में जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद वहां के डीएम साहब और एसपी साहब आकर उन्हें छुड़ाते हैं और छुड़ाने के बाद उस पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं अतुल के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं उनके पिता के बारे में और पुलिस वालों के बारे में जो अवैध वसूली कर रहे थे? अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।